Welcome to Mishika classes. Our today's topic is what is diversity? The class chapter number 1 of class 6 civics, and this is our class number 2 of this particular chapter. And today we are going to start the different forms of diversities. In previous class we have already discussed that what is diversity and what is civics. If you like the video, please like it, share it and subscribe my channel. तो व्हाट इज द डाइवर्सिटी इन फैमिली? द फर्स्ट स्टेप इज डाइवर्सिटी इन फैमिली। मतलब सबसे पहले हम बात करें डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। डाइवर्सिटी का मतलब होता है अलग होना, डिफरेंट होना, किसी भी टर्म्स में डिफरेंट होना, दैट इज कॉल्ड द डाइवर्सिटी। ओके, तो वहां पे दो में जब डिफरेंस कैलकुलेट करता है मींस दे आर डाइवर्स टू इच अदर, वो दोनों एक दूसरे से अलग हैं, डिफरेंट हैं। तो ऐसे ही फैमिलीज में भी डाइवर्सिटी है। हमारा जो कल्चर है, हमारी सोसाइटी है, उसमें आपको दो टाइप्स की फैमिलीज देखने को मिलेंगी। द फर्स्ट इज अ जॉइंट फैमिली, द सेकंड वन इज अ न्यूक्लियर फैमिली। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जॉइंट फैमिली एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यूक्लियर फैमिली? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो दैट। तो यही से आपको पता चल जाएगा दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू टाइप्स ऑफ फैमिली। द जॉइंट फैमिली इज दोस फैमिली इन विच पेरेंट्स, देयर ग्रैंडपेरेंट्स, uncle, aunt, siblings, cousins, all are living together under one roof. But in case of nuclear family, the parents are living with their unmarried children. Okay, so this is the basic difference. जॉइंट फैमिली में क्या होता है कि पेरेंट्स रहते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स रहते हैं बच्चों के, उनके साथ उनके दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, ताऊ ताई, मतलब पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स रहते हैं, साथ में उनके अंकल आंटी और कजन्स रहते हैं एक ही रूफ के नीचे। बट जो न्यूक्लियर फैमिलीज होती हैं उसमें क्या होता है, जो पेरेंट्स हैं वो अपने अनमैरिड चिल्ड्रंस के साथ रहते हैं, जिनकी शादी नहीं होती, दैट आर टोटली डिपेंड ऑन देयर पेरेंट्स, वो एक साथ रहते हैं। दिस इज अ बेसिक डिफरेंस। इंडिया के अंदर दोनों ही प्रैक्टिस की जा रही है। जॉइंट फैमिलीज भी देखने को मिलती है, न्यूक्लियर फैमिलीज भी देखने को मिलती हैं। बट what is the advantage of the joint family and what is the advantage of nuclear family? Both have advantages and both are the disadvantages. So let's start discussing one by one each point। कैसे डाइवर्सिटी है, कैसे ये अलग है। तो कॉपरेशन एंड सपोर्ट इज इन जॉइंट फैमिली। जॉइंट फैमिलीज के अंदर कॉपरेशन भी होता है, सपोर्ट भी होता है। अगर एक पर्सन एक टाइम पर अवेलेबल नहीं है तो उसको अपनी पूरी फैमिली का सपोर्ट होता है। वो कहीं पर भी किसी भी तरह से लाग कर रहा है तो ही हैव और शी हैव अ सपोर्ट, कॉपरेट करते हैं, सब एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो दिस इज एडवांटेज ऑफ अ जॉइंट फैमिली। बट इन केस ऑफ न्यूक्लियर फैमिलीज देयर इज नो सपोर्ट, नो कॉपरेशन, दे आर लिविंग सिंगल ओनली। वो अकेले रह रहे तो वो कौन सपोर्ट करेगा, कौन उन्हें कॉपरेट करेगा। The second is the multitasking easily performed in joint families। अगर आपका कोई बिजनेस है तो क्या होता है फिर जब जॉइंट फैमिलीज होती है तो ईच पर्सन हैविंग देयर ओन फंक्शंस, हर एक पर्सन के पास अपना काम हो जाता है, तो वो जॉइंट फैमिलीज के अंदर मल्टीटास्किंग जो होती है वो इजी हो जाती है। या कोई आप इवेंट ऑर्गेनाइज करो अपने घर में तो क्या होता है, टास्क सबको दे दिया जाता है कि आपने ये काम करना है, इस इवेंट में आपने ये काम करना है, दैट मीन इजिली हैंडल इन द जॉइंट फैमिली। बट इन केस ऑफ न्यूक्लियर फैमिलीज मल्टीटास्किंग इज डिफरेंट डिफिकल्ट, मल्टीटास्किंग डिफरेंट हो जाती है न्यूक्लियर फैमिलीज के केस में। अगर हम बात करें जॉइंट फैमिलीज में जो बच्चों की ब्रिंगअप है, बच्चे बड़े जो है वो इजिली हो जाते हैं, ब्रिंगिंग अप उनकी इजी जाती है। बिकॉज ऐसा क्यों होता है, इफ द पेरेंट्स आर वर्किंग, अगर उनके पेरेंट्स वर्किंग है तो देयर आर अंकल आंट एंड देयर ग्रैंड पेरेंट्स एट द होम हु कैन सपोर्ट द चिल्ड्रन, हु कैन फुलफिल द नीड्स। जिनकी फिजिकल नीड्स हैं वो सब पूरी कर सकते हैं, अंकल आंटी वहां रहते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स आते हैं। लेकिन न्यूक्लियर फैमिलीज के अंदर चिल्ड्रंस की ब्रिंगिंग अप के लिए दे आर डिपेंडिंग ऑन द मेड्स, मेड्स के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं क्योंकि उनके पास कोई सपोर्ट ही नहीं होता। बट ये तो सारी जॉइंट फैमिलीज के एडवांटेजेस हो गए, तो डिसएडवांटेजेस भी हैं। दैट इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉपर्टी। जॉइंट फैमिलीज के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टीज को लेकर अक्सर झगड़े होते हैं। दे वांट द सेम थिंग, ईच फैमिली मेंबर वांट द सेम थिंग, बट इन न्यूक्लियर फैमिली दे आर लिविंग अलोन, तो डिस्ट्रीब्यूट ही क्यों होगी प्रॉपर्टी। तो दिस इज द एडवांटेज ऑफ द न्यूक्लियर फैमिली। जॉइंट फैमिलीज कैन नॉट टेक इंडिपेंडेंट डिसीजंस। जॉइंट फैमिली के अंदर हर कोई अपना इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं ले सकता। बट इन केस ऑफ न्यूक्लियर फैमिली दे कैन टेक, क्योंकि दे आर लिविंग अलोन, वो अकेले रहे तो वो अपना डिसीजन अकेले ले सकते हैं। लेकिन जॉइंट फैमिली में जो भी डिसीजन लिए जाते हैं, इट इज केप्ट इन माइंड दैट ईच, दैट नो वन कैन सफर फ्रॉम दैट, ईच पर्सन इज इन्वॉल्व इन दैट डिसीजन। हर कोई इसमें इन्वॉल्व हो, कोई भी सफर ना करे। तो दिस इज द एडवांटेजेस ऑफ द न्यूक्लियर फैमिली, एंड दिस इज हाउ द फैमिलीज आर डिफरेंट, हाउ द फैमिलीज आर डाइवर्स फ्रॉम ईच अदर। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो फैमिलीज है वो किस तरह एक दूसरे से डाइवर्स है, अलग है, डिफरेंट। नाउ अब बात की जाए डाइवर्सिटी इन इंडिया। इंडिया की अगर हम डाइवर्सिटी की बात करें, इंडिया कैसे अलग है? इंडिया 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। इंडिया के अंदर 28 स्टेट्स है
यानी कि राज्य हैं, 8 यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित देश हैं इंडिया के अंदर। ओके, तो ईच हैव देयर ओन ट्रेडिशन, देयर ओन कल्चर, दैट इज कॉल्ड व्हाई इंडिया इज कॉल्ड द लैंड ऑफ डाइवर्सिटी। इसी वजह से इंडिया को लैंड ऑफ डाइवर्सिटी भी कहा जाता है। कैसे वो डिफरेंट है? इन टर्म्स ऑफ देयर ज्योग्राफिकल फीचर्स, in terms of their climatic conditions, in terms of their culture, in terms of their social traditions, in terms of their languages। हर एक मैनर में ही तो वो एक दूसरे से अलग है। तो अब हम क्या करेंगे, जोग्राफिकल डाइवर्सिटी जो है वो हम डिस्कस करेंगे बिटवीन कैसे कैसे वो अलग हो। तो फर्स्ट इज द कोल्ड रीजन। सबसे पहले हम बात करें कोल्ड रीजन। इंडिया में कुछ ऐसे एरियाज भी है जो ठंडा है, दैट इज द कम्स अंडर द माउंटेन एरिया, जहाँ पर बर्फ, माउंटेन्स है, पर्वत है, पहाड़ है, तो वो कौन सा एरिया आता है? कोल्डर रीजन आता है। इंडिया में साउथ में अगर हम मूव कर जाए तो देयर इज अ सी, समुद्र आता है, दैट इज द कोस्टल एरियाज। अगेन जोग्राफिकल, अब जोग्राफिकल चेंज हो रहा है तो उनकी लैंग्वेज भी चेंज हो जाएगी, उनका सोशल बिहेवियर चेंज हो जाएगा, ईच एंड एवरी चीज ही चेंज हो जाती है, क्योंकि जैसे माहौल में हम रहते हैं हम कंफर्ट भी तो उसमें ही ढूंढते हैं। नाउ इंडो जेनेटिक पेन वैली देखी जाए, इंडिया की जो गंगा वैली है वो देखी जाए, दैट इज अ फर्टाइल एरिया ऑफ द इंडिया। सबसे ज्यादा जो फर्टाइल एरिया है वो यही वाली है, इंडस एंड गंगा वैली। तो इंडो गैंगटिक वैलीज जो है दैट इज अ फर्टाइल एरिया ऑफ द इंडिया। अगेन यहाँ पर एग्रीकल्चर बेस्ड मिलेंगे, कोस्टल एरियाज में फिशिंग बेस्ड मिल रहे थे, कोल्डर रीजन के अंदर जो शिप रेयरिंग वगैरह बहुत ज्यादा मिल रही थी। तो हर एक की डाइवर्सिटी अलग होने की वजह से जो सोशल बिहेवियर है, उनका कल्चर है, वो भी डिफरेंट हो गया। तो इस तरीके से जो है इंडिया जो है जोग्राफिकल डाइवर्सिटी क्रिएट कर रही है अपने पूरे एरिया में। अगर हम बात करें राजस्थान में, राजस्थान कैसा है? बैरन एरिया, बिकॉज इट इज अ डेजर्ट, डेजर्ट है चारों तरफ। तो वहां पर क्या है? डेजर्ट मीन्स देयर इज नो और लिटिल रेनफॉल, मतलब वहां पर या तो ना के बराबर ही बारिश होती है। तो अगर बारिश नहीं होगी तो जो एरिया होगा वो भी कैसा होगा? बैरन होगा, बंजर भूमि होगी, दैट इज द राजस्थान। तो जहां पर फर्टाइल एरिया की बात की जाए, गंगा वैली जो फर्टाइल एरिया अगर रिप्रेजेंट कर रही है, तो राजस्थान को क्या कर रहा है? अनफर्टाइल एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरीके से अगेन जो इंडिया जो है वो चेंज हो रही है। तो दीज आर द वेरियस कंडीशंस which is causing the climatic condition, the geographical changes and the diet में भी चेंजेस आ जाएंगे। ठंड है तो हम गर्म चीज ज्यादा पसंद करेंगे, सी एरियाज में रह रहे हैं तो हम सी फूड को ज्यादा पसंद करेंगे, ठीक है। फर्टाइल एरियाज में रह रहे हैं तो मतलब क्रॉप्स अलग अलग क्रॉप के, तो दे आर द फूडी इन नेचर। क्लोथ में डिफरेंस हो जाएगा, ठंड में हम गर्म कपड़े पहनेंगे, गर्मी है तो गर्म कपड़े ठंडे कपड़े पहनेंगे। लैंग्वेज में भी डिफरेंस आ जाएगा, कल्चर में डिफरेंस आ जाएगा, ईच एंड एवरी चेंज में चेंजेस आते हैं। अब हमारे पास जो सिलेबस के अंदर है दैट इज द टू लोकेशन, द लद्दाख एंड द केरला। अब लद्दाख और केरला में डिफरेंस हमारे सिलेबस के अंदर कवर होता है, तो हम उनका कंपैरिजन करने वाले इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफिकल एरियाज के अंदर किस तरीके से वो वेरी करते हैं। सबसे पहले बात की जाए उनकी लोकेशन की। सबसे पहले किसकी बात की जाती है? लोकेशन की। जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ जम्मू कश्मीर है दैट इज लद्दाख। लद्दाख कौन सा एरिया है? ईस्टर्न पार्ट ऑफ जम्मू कश्मीर। सेकंड थिंग क्या है? जो लद्दाख है दैट इज यूनियन टेरिटरी है, पहले वो नहीं थी, वो जम्मू कश्मीर का पार्ट थी, बट नाउ अ डेज अब वो यूनियन टेरिटरी बन चुकी है। यहाँ पर माउंटेन्स बहुत ज्यादा हैं, तो दैट्स व्हाई इट इज अ कोल्ड डेजर्ट, यहाँ पर ठंडा रहता है। डेजर्ट क्यों वर्ड यूज किया? बिकॉज हैविंग अ नो रेनफॉल और वेरी लिटिल रेनफॉल, नो रेनफॉल, ये बहुत कम बारिश होती है, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज डेजर्ट। और यहाँ पर बर्फ है, बर्फ मिलती है बिकॉज ऑफ द माउंटेन्स, so that's why I'm calling it cold desert. So this is the location of the Ladakh, ये लद्दाख की लोकेशन थी। अब हम बात करते हैं केरला की लोकेशन की। केरला इज इन द साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ द इंडिया, इंडिया के साउथ वेस्ट कॉर्नर में है। इट इज अ स्टेट, ये पूरी पूरी स्टेट है, हैविंग अ हिल्स ऑन वन साइड एंड द कोस्टल एरियाज ऑन द अदर साइड। इसके वन साइड पे तो हिल्स पड़ती हैं और दूसरी साइड पे क्या आती है? इसके समुद्र आता है, कोस्टल रीजन आता है। अब हम बात करते हैं फूड की। जैसा देश वैसा भेष, जैसा देश वैसा खाना। तो जो लद्दाख का खाना है, अब वहां पर वाटर की क्या है? यहाँ पर रेनफॉल ही नहीं हो रही है, तो द पीपल हैव ड्रिंकिंग वाटर ऑन द डिपेंडिंग ऑन द मेल्टिंग ऑफ स्नो। जैसे जैसे बर्फ पिघलेगी तो वहां पर ड्रिंकिंग वाटर उनको मिलता है। अब वहां पर जब रेनफॉल ही नहीं हो रही है तो एग्रीकल्चर नहीं होगा, तो व्हाट द पीपल ईट? दे ईट द मिल्क प्रोडक्ट्स एंड द मीट, मीट और मिल्क प्रोडक्ट्स को वो ईट करते हैं, बिकॉज दे आर हैविंग अ काउज। काउज वहां पर कौन सी वाली होती है? द डूजोस कहते हैं उनको काउज को। डूजोस का मीन्स क्या होता है? दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द याक एंड द काउ, याक और काउ का कॉम्बिनेशन होता है डूजोस, वो वहां पर मिलते हैं। अच्छा जी, उसके अलावा गोट्स वहां पर बहुत ज्यादा मिलती हैं, तो दैट्स व्हाई दे डू द शिप रेयरिंग एंड द गोट रेयरिंग, दैट्स व्हाई दे आर द मीट, वह मीट ज्यादा खाया जाता है लद्दाख।
बट इन केस ऑफ फूड में अगर हम बात करें केरला की, केरला में क्या हिल्स हैं, तो हिल्स की साइड्स पे, हिल्स के पास स्पाइसेस बहुत अच्छे मिलते हैं क्योंकि स्नो से कवर्ड नहीं होते हैं ये वाले हिल्स, नॉर्मल हिल्स हैं। तो यहाँ पे स्पाइसेस बहुत ग्रो करते हैं, पेपर, क्लोव्स एंड कार्डमम्स। अब यहाँ पर कोस्टल एरिया है, कोस्टल एरिया तो फिशेज होंगी, तो फिशेज भी ईट करते हैं। बारिश भी अच्छी होती है तो एग्रीकल्चर भी होगा, अगर एग्रीकल्चर होगा तो क्रॉप्स ग्रो करेंगे, तो राइस और व्हीट वेजिटेबल्स भी ईट किया जाता है। तो ये जो है एग्रीकल्चर और फिशिंग पे डिपेंड करता है, वो जो है मीट पे डिपेंड करता है। तो दिस इज अबाउट द फूड। अब हम बात करते हैं ऑक्यूपेशन की, काम क्या करते हैं वहाँ के लोग। अब लद्दाख में बहुत ही कम एग्रीकल्चर होती है क्योंकि बारिश ही नहीं है, तो एग्रीकल्चर कैसे होगा, लेकिन केस ऑफ केरला बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर होती है, एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन। सेकेंडली लद्दाख में मैंने अभी आपको बताया कि वहाँ पे शिप रेयरिंग की जाती है, गोट रेयरिंग की जाती है, गोट्स को पाला जाता है, तो दे डू द शिप रेयरिंग की जाती है। और जो शिप्स की जो ऊपर वूल्स होती हैं, दे ट्रिम दैट वूल इन समर, समर के अंदर उनको वूल को ट्रिम कर दिया जाता है, एंड दे मेक द वुलन वेयर फ्रॉम दैट वूल्स, वुलन वेयर्स बनाए जाते हैं। द गोट दैट इज फाउंड नियर द लद्दाख इज द पश्मीना, पश्मीना जो गोट है वो वहां पर फाउंड आउट करती है, दैट्स व्हाई द नेम इज पश्मीना शॉल, पश्मीना शॉल इज वेरी फेमस ऑफ द लद्दाख। पश्मीना शॉल जो है वो लद्दाख की बहुत ज्यादा ही फेमस है। तो वो लद्दाख की बहुत ज्यादा जो फेमस पश्मीना शॉल है वो शिप रेडिंग की वजह से मिलती है, एंड दे आल्सो मेक द डिफरेंट डिफरेंट क्राफ्ट्स ऑफ द वुडन दैट वी कैन वेयर। और केरला में क्या है, कोस्टल एरियाज है, कोस्टल एरियाज है तो क्या होगा, वहां पर फिशिंग की जाएगी, फिशेस को पकड़ा जाएगा, एंड फॉर दैट दे यूज द चाइनीज नेट, चाइनीज नेट का यूज करते हैं। द चाइनीज नेट इज कॉल्ड द चीना वाला। व्हाट इज द चाइनीज नेट कॉल्ड, द चीना वाला। And the utensils that used for the frying is called the china bati. China से china wala and the china bati is used. So these are the utensils which they use. Now बात की जाए वहां पर लोग कैसे पाए जाते हैं या कौन कौन लोग वहां पर आए थे। तो लद्दाख में बुद्धिज्म रीच टू द तिब्बत, बुद्धिज्म जो है तिब्बत तक जाते हैं बाय यूजिंग थ्रू द पासेस, जो ट्रेडर्स होते हैं, व्यापारी जो होते हैं, माउंटेन्स और द माउंटेन्स के जो बीच का रास्ता दैट इज कॉल्ड द पासेस, पासेस से पास होते हुए जाते हैं वो तिब्बत में। That's why the Ladakh is also called the Little Tibet. Little Tibet भी कहा जाता है लद्दाख को क्योंकि वो जो लोग हैं वो तिब्बत जा रहे हैं, तिब्बत इज अ पार्ट ऑफ द चाइना। आप नेक्स्ट इज, लेकिन जब बात की जाए केरला की, केरला में जूइश एंड अरब ट्रेडर्स आए थे। सेंट थॉमस that promotes the Christianity in the Kerala, and Ibn Battuta promotes the Muslimism. They have come in the past. Past में आए थे दोनों दोनों। अब ये तो बात होगी थी कि कौन कौन से लोग वहां पर आते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, लद्दाख में द पीपल्स विद दैट वी फाउंड आर द मुस्लिम्स एंड द बुद्धिज्म्स, दो लोग ज्यादा मिलेंगे। इन केस ऑफ केरला, केरला के अंदर द मुस्लिम्स भी हैं, वहां पर क्रिश्चियंस भी हैं, ओके वहां पर हिंदुइज्म भी है, वहां बुद्धिज्म भी है, जूइश और अरब ट्रेडर्स भी आए थे तो वो लोग भी है। तो वहां पर हर तरह का रिलीजन मिलेगा केरला के अंदर। अब जैसा देश वैसा ही काम भी होगा। केरला के अंदर जो सॉरी केरला के अंदर वहां पर बोट्स है, कोस्टल एरियाज है, तो वहां पर बोट रेस होती है, दैट इज कम्स अंडर द ओणम फेस्टिवल के अंदर होता है ये चीज। और लद्दाख के अंदर केसर सागा परफॉर्म किया जाता है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ केसर सागा, इट इज अ सॉन्ग्स परफॉर्म बाय द मुस्लिम्स एंड द बुद्धिज्म्स, बुद्धिज्म मुस्लिम्स के ऊपर परफॉर्म किया जाता है। दे sang द ट्रेडिशनल सॉन्ग्स इन द पोएम्स देयर, दैट इज कॉल्ड द केसर सागा, केसर सागा कहा जाता है जो उनके वहां के ट्रेडिशनल सॉन्ग्स हैं, दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द मुस्लिज्म एंड द बुद्धिज्म। This is all about the how the Ladakh is different from the Kerala in terms of geographical locations. Geographical manner में अगर हम बात करें तो किस तरह वो different है। So next to the diversities we are going to discuss in our next class. Do you have any doubt in comment? Thank you.